हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है और बहुत इजी चैप्टर में से। छोटा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा याद करने वाला है, कुछ चीज़ समझने का भी है, समझेंगे इसमें हम लोग। और इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में 3-4 चीज़ है जो हम लोग को पढ़ना है। उसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट अलग से पढ़ेंगे। सेकेंड है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स ईजी चीज़ होता है। थर्ड है विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, बचपन से उसका नाम सुनते आ रहे हैं। एंड फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी शुरू से बचपन में सुनते आ रहे हैं, इसका नाम डीएनए आरएनए ये सब, फिंगरप्रिंट, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं। थोड़ा सा डीएनए आरएनए पर देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मार्क्स भी उठ जाएगा उससे। प्रोटीन्स हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है और कैसे इसका नाम लिखते हैं, क्या एक्चुअल में होता है, इसमें कई तरह क्वेश्चन छुपा हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 टर्म को हम लोग पहले सीखेंगे। उसी में से आज स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। ये प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स एक तरह का पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का जो पॉलीमर बनेगा उसी को कहा जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पर 2 वर्ड आ गया, एक पॉलीमर और एक हो गया अमीनो एसिड। पॉलीमर क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम लोग अमीनो एसिड क्या होता है। पॉलीमर में जैसे आप सुने होंगे डाइमर, डाइमर कहने का क्या मतलब होगा? 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाता है तो कहते हैं डाइमर। 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो ट्राइमर, 4 जुड़ जाएगा टेट्रामर, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ गया तो क्या कहेंगे उसको? पॉलीमर। मर समझिए एक मॉलिक्यूल्स के लिए और पॉली समझिए बहुत ज्यादा के लिए। तो पॉलीमर बहुत सारा यूनिट जब जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर पढ़ने के लिए हम लोग का स्पेशल चैप्टर भी है, ये तो चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 के बाद चैप्टर 14 जो आएगा, सॉरी ये 14 है, 14 के बाद जो चैप्टर 15 आएगा वो पॉलीमर्स ही है। तो पॉलीमर्स के बारे में सिर्फ हम लोग स्पेशल से ही अलग से ही पढ़ते हैं। पॉलीमर बहुत सारा पॉलीमर है, जैसे आप लोग नाम सुने होगा पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टीरीन। तो ऐसे बहुत सा पॉलीमर है जो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है पॉलीमर वो भी वही है, कई सारा मॉलिक्यूल जब जुड़ जाएगा तो पॉलीमर बनेगा। और कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ेगा? तो अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा। अमीनो एसिड होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, तब जाकर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में समझ पाएंगे। जैसे एक कंपाउंड है इस तरीके से RCH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ अगर हम मान लीजिए अमीन ग्रुप लगा देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक सीनियर ग्रुप है, अमीन एक जूनियर ग्रुप है। तो जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो और सीनियर ग्रुप का यूज करते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो COOH एसिड के लिए यूज कर रहे हैं, NH2 ग्रुप अमीनो के लिए यूज कर रहे हैं। जिस कंपाउंड में दोनों होगा उसका नाम हो जाएगा अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उस पर नाम डिपेंड करता है उसका नाम। जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर सबसे सीनियर ये है, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाद वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन, उसके बाद गामा कार्बन, इस तरीके से। अल्फा पोजीशन पे अगर अमीनो ग्रुप है उसका नाम होगा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये एक्चुअल में अल्फा अमीनो एसिड है, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। और ये अल्फा अमीनो एसिड का नाम स्ट्रक्चर कई हो सकता है, वो डिपेंड करता है आर का वैल्यू क्या है। आर एक यहाँ पे कार्बन का चेन है, आर का वैल्यू अलग अलग होते जाएगा, अमीनो एसिड अलग अलग तरह का बनते जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आर का वैल्यू हम रख रहे हैं एच, सिर्फ एच, तो एक अमीनो एसिड उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH है और एक और एच जुड़ गया तो बन जाएगा CH2। और CH2 के पास क्या है? COOH, और इस C के पास क्या है? एक NH2। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। और इस ग्लाइसिन का सिंबल होता है ग्लाई, GLY, और 1 लेटर कोड होता है इसका G। एक लेटर कोड क्या है? G। जैसे विटामिन का होता है विटामिन K, विटामिन A, विटामिन D, उसी तरीके से ग्लाइसिन का कोड क्या है? G। सेकेंड आते हैं, R का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम लोग CH3 रख सकते हैं। R का CH3 रखेंगे, CH3, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH, CH के पास रह जाएगा NH2 और क्या बनेगा? COOH। इसका नाम होता है एलानिन। ग्लाइसिन के बाद इसका नाम है एलानिन। एलानिन का सिंबल होता है एला, 3 लेटर कोड है इसका एला और 1 लेटर कोड है इसका A। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं।
इसी में R का वैल्यू अगर कुछ और रख देंगे हम लोग, जैसे इस तरीके से रख दिए CH3 होल टू CH, अगर ये वैल्यू रखते हैं हम लोग तो कंपाउंड कुछ इस तरह का बनेगा CH3 होल टू CH, और CH से क्या जुड़ेगा, ये पूरा ग्रुप, ये R है, यहाँ तक R लिख दिए। अब उसके बाद आए ये वाला CH, इस CH के पास क्या है NH2, और इसके पास क्या है COOH। तो इस तरीके से हम लोगों के पास कंपाउंड बन रहा है, और इस कंपाउंड का अपना एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं वैलीन। इसका नाम है वैलीन। वैलीन का सिंबल होगा वैल, कोड होगा इसका V। ऐसा ही और भी है, R का वैल्यू अलग अलग रखते जाइएगा, अलग अलग तरह का कंपाउंड बनते जाएगा। CH3 होल टू CH CH2, अगर ये यूनिट रखते हैं आप तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा CH3 होल टू CH CH2, ये हो गया R का वैल्यू। अब R से क्या जुड़ा हुआ है CH, और इस CH से क्या जुड़ा हुआ है NH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है COOH। इसका नाम होता है ल्यूसीन, और इस ल्यूसीन का सिंबल है LEU, 1 लेटर कोड होता है इसका L। ऐसा ऐसा कई है, हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। R का वैल्यू एक और ले रहे हैं हम लोग, ऐसा, इसको क्या कहते हैं आप लोग पहचानते होंगे, ये है बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है CH2। ये ठीक वैसा बात हो गया जैसे CH3 है, CH3 में एक H हटा करके वहां पे बेंजीन ग्रुप जोड़ दिए, तो फिर ऐसा अमीनो एसिड कुछ इस तरह से देखने में लगेगा, जहां पर CH CH2 CH COOH और यहाँ है NH2। सभी अमीनो एसिड में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद वाला कार्बन पर NH2 है, मतलब अल्फा कार्बन पर NH2 है, मतलब एक तरीके से अल्फा अमीनो एसिड है। अगर NH2 यहाँ पे आ जाए तो उसका नाम बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। तो बीटा अमीनो एसिड हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड। अब इसका नाम क्या होता है, देखिए जब CH3 था यहाँ पर तो इस पूरे का नाम था एलानिन। एलानिन में क्या लग गया बेंजीन, तो बेंजीन ब्रांच जैसा हो गया, इसका नाम होता है फेनाइल एलानिन। ये हो गया फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन का सिंबल होता है PHE, 1 लेटर कोड होता है इसका F। उसी तरीके से R का वैल्यू एक और लेकर दिखाते हैं आपको, ये लिखा हुआ है COOH CH2। अगर ये ग्रुप R की जगह रखिएगा तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा COOH CH2 CH, इससे जुड़ जाएगा COOH, और यहाँ रहेगा NH2। इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। ये एक तरह का अमीनो एसिड है, इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। सिंबल होता है ASP, 1 लेटर कोड होता है इसका D। उसी तरीके से एक और लास्ट लिख देते हैं, है तो कई, जो हम लोगों को जरूरत का है उतना हम लिख दे रहे हैं CH2 CH2। अगर ये ग्रुप जोड़िएगा तो एक बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा, बड़ा अमीनो एसिड ग्रुप बनेगा इस तरह से। ये हुआ R। R के बाद आपको ये ग्रुप जोड़ देना है, तो ये हुआ CH, CH के पास है NH2 और इसके पास है COOH। इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड का कोड है ग्लू, और 1 लेटर कोड होता है इसका E। इस तरीके से ये हम लोगों के पास इतने तरह का अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में एक और बात बताते हैं आपको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस तरीके से, जहां पर ये COOH ग्रुप टॉप में रखें हैं, R ग्रुप यहाँ रखें, H ग्रुप यहाँ रखें, NH2 ग्रुप यहाँ रखें। जिसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड है उसको हम लोग L टाइप कहेंगे, L अमीनो एसिड, L टाइप अल्फा अमीनो एसिड है ये। अगर इसमें NH2 ग्रुप राइट रख देंगे, H को इधर रख देंगे तो कहलाएगा D अल्फा अमीनो एसिड। अब एक और चीज यहाँ पर है, इस कार्बन के पास देखिए 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। जिस कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड होता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है, और sp3 कार्बन में आप देखिए हर एक चीज अलग अलग है, एक H है, एक R है, एक NH2, एक COOH है। अगर चारों ग्रुप अलग होगा तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या फिर कायल कार्बन कहते हैं। तो ये जो कार्बन है sp3 कायल कार्बन है। और यहाँ पे एक बात बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए R का वैल्यू यहाँ पर H रख देंगे तो दोनों यूनिट सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो ये कार्बन कायल कार्बन नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है
कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है? तो जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आप देखिए, ग्लाइसिन में आर का वैल्यू एच रखते हैं। तो आर का वैल्यू अगर एच रखेंगे तो 2 यूनिट सेम हो जाएगा। अगर सेम हो गया तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से शॉर्ट में। उसके बाद एक और बताते हैं आपको, ये एक एसिडिक एंड में और ये एक बेसिक पार्ट है, इसके पास होता है लोन पेयर। H प्लस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये H प्लस को रिलीज कर सकता है। जब ऐसा होता है तो ये यूनिट कुछ इस तरह से बनता है, COO माइनस, और H प्लस रिलीज करने के कारण इसे माइनस चार्ज आया, और ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है, इस पे आता है प्लस चार्ज। और जैसे H और R है वैसे ही हम लोग इस तरीके से लिख दिए। ये एक तरह का आयन बन गया जिसपे नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इस आयन को हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन। तो एग्जाम का एक और क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज ज्विटर आयन? तो ज्विटर आयन यही है। तो कई तरह का यहाँ पर क्वेश्चन देखें, आगे इसको पहले नोट करिए। इसके बाद एक और टॉपिक आते हैं, इसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, और फिर प्रोटीन्स क्या है। अभी तक तो हम लोग देखे ही नहीं प्रोटीन, हम लोग तो देख रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड क्या था और पॉलीमर का क्या मतलब है। ये सारा अल्फा अमीनो एसिड है, इसी अल्फा अमीनो एसिड से कई अलग अलग तरह का प्रोटीन बनता है। तो पहले इतना नोट करिए, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। नो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में अमीनो एसिड्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया सकता है। एक है उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करना, बेस्ड ऑन देयर नेचर। नेचर के हिसाब से अमीनो एसिड 3 तरह का हो सकता है। इसको इस तरीके से समझिए। फर्स्ट टाइप जैसे कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब होगा एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें जितना COOH ग्रुप हो उतना ही NH2 ग्रुप। अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में हुआ तो ये हो गया न्यूट्रल अमीनो एसिड। वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि अमीनो एसिड एक एसिडिक नेचर शो करे, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में एसिडिक पार्ट ज़्यादा होगा, ये एसिडिक पार्ट होता है, ये बेसिक पार्ट होता है। तो एसिडिक पार्ट अगर ज़्यादा है तो हो गया वो एसिडिक अमीनो एसिड। वहीं पर तीसरा आप खुद से समझ सकते हो, एक बेसिक अमीनो एसिड आ जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड में एसिडिक पार्ट कम होगा और बेसिक पार्ट ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम लोगों के पास कई तरह का अमीनो एसिड बन सकता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन देयर सिंथेसाइजेशन। सिंथेसाइजेशन के हिसाब से अमीनो एसिड 2 तरह का मेनली होता है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जिसका नाम है इसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है एक ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकता, या बॉडी में नहीं बनेगा। खाए पिए बन गया, सोचेंगे बन जाए तो नहीं होगा। इसकी कमी को पूरा करने के लिए बाहर से आपको डाइट के थ्रू खाना पड़ता है कुछ। तो ऐसा अमीनो एसिड जो बाहर से खाने के द्वारा हम लोगों को मिले उसको कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। और इसको हम लिखते हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी में ये सिंथेसाइज नहीं होगा। अब जो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है उसका नाम है इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो सिंथेसाइज हो जाएगा उसका नाम होगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और याद रखने वाला पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को क्या कहिएगा? कैन बी सिंथेसाइज, ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी में बन सकता है। तो बॉडी में जो सिंथेसाइज हो जाए वो होगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है उसको कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड को खाने पीने के थ्रू हम लोगों को लेना पड़ता है। अब एक बात यहाँ पर रह गया, हम लोग लिखे थे अमीनो एसिड्स का पॉलीमर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन्स। तो उसको समझने के लिए एग्जांपल आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, इससे आप समझने की कोशिश करिए। थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे ग्लाइसिन नाम का एक कंपाउंड, ग्लाइसिन ये होता है, इसको स्ट्रक्चर समझिए, C+O OH। और एक ले रहे हैं एलानिन, ये होता है, एलानिन को ऐसे लिख रहे हैं CH2CH C+O OH, और यहाँ पर दे रहे हैं CH3। ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है।
ग्लाइसिन का मतलब हो गया ये ग्लाई है, और एलानिन का मतलब हो गया ये एला है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका OH और इसका H ये आपस में यूनाइट होकर के वाटर बन के बाहर हो जाता है। जब वाटर बन के बाहर होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि C रहेगा और इस C के पास डबल बॉन्ड O रहेगा, और जो OH है वो हट चुका है और यहाँ से H हट चुका है, तो बचा क्या NH आके इससे जुड़ जाता है। बाकी यूनिट जैसे था वैसे ही का वैसे ही रहेगा, COOH, और यहाँ रहेगा CH3 था यहाँ, तो यहाँ रहेगा CH3, और इधर का जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा CH2NH2। अब ये जो चीज़ बना इसमें दो चीज़ है, एक ग्लाइसिन है और एक एलानिन है। तो दो अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो उनका नाम लिखा जाता है उनके नाम के हिसाब से। जैसे ग्लाइसिन और एलानिन जुड़ा तो इसका नाम होगा ग्लाई एला, तो ये कहलाएगा ग्लाई एला। अब इसमें जो ये चीज़ है ये बॉन्ड, इसको हटाइए, यहाँ दिखाते हैं। ये जो चीज़ है CONH ये एक अमाइड है, और इस अमाइड लिंकेज को ही हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम का क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। इस पर हम शॉर्ट नोट्स भी बना चुके हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी इस पर बना हुआ है पेप्टाइड लिंकेज पर। तो ये है पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज के हिसाब से हम लोग प्रोटीन समझ सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना है? दो अमीनो एसिड को जोड़ने से। दो अमीनो एसिड को जोड़ते हैं जब हम लोग, तो टू अमीनो एसिड को जब जोड़ेंगे तो टू अमीनो एसिड के जुड़ने से जो एक नया ग्रुप बनता है उसको कहते हैं डाइपेप्टाइड। उसी तरीके से जब इसमें हम लोग तीन अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो तीन अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं ट्राइपेप्टाइड, ये कहलाता है ट्राइपेप्टाइड। और इसी तरीके से मान लीजिए चार अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाएगा, तो चार अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो बनेगा टेट्रापेप्टाइड। अब ये जुड़ता कैसे है? तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जैसे एक और मान लीजिए अमीनो एसिड हम जोड़ रहे हैं, सपोज करिए ग्लाइसिन ही जोड़ रहे हैं, ग्लाइसिन यहाँ पे लिख देंगे, तो इस पार्ट का OH और ग्लाइसिन पार्ट का H2O बन के बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा NH यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? ग्लाइसिन, एलानिन, फिर ग्लाइसिन है तो नाम होगा ग्लाई एला ग्लाई। अब उसमें तीन अमीनो एसिड है इसलिए उसका नाम होगा ट्राइपेप्टाइड, चार होगा तो टेट्रापेप्टाइड। अगर मोर देन 10 है, मोर देन 10 अमीनो एसिड्स, 10 अमीनो एसिड से ज्यादा अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे पेप्टाइड को हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और ये एक बड़ा चेन हो जाएगा जहां पे 10-10 अमीनो एसिड लाइन से जुड़ा रहेगा। और यही अगर 100 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 100 अमीनो एसिड, 100 अमीनो एसिड अगर जुड़ा हुआ है एक के बाद एक के बाद एक, तो 100 अमीनो एसिड के जुड़ने से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम लोग पॉलीमर कहेंगे, और वो पॉलीमर कहलाएगा प्रोटीन्स। तो अगर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो प्रोटीन होता है, विच इज फॉर आवर इंटरेस्ट। ये हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए है, जो प्रोटीन्स के बारे में हम लोग को देखना था, प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्रोटीन्स 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा अमीनो एसिड जब जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा पॉलीमर मॉलिक्यूल बनता है, उसी पॉलीमर मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स दो तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स दो तरह का हो सकता है। एक प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्यों कहते हैं इसको? इसका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरा होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ये उल में और सिल्क में या हेयर्स में, हेयर में केराटिन नाम का एक प्रोटीन्स होता है, तो केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। उसी तरीके से मसल्स में मायोसिन नाम का प्रोटीन्स होता है, तो वो सब फाइब्रस प्रोटीन होता है। और वो सब प्रोटीन वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में उतना अच्छे सॉल्युबल नहीं होता, मिक्स नहीं होता है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एक ऐसा प्रोटीन होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, पानी वाटर में मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो जाता है तो कभी कभी यूरिन एक्सेस हो जाने का यूरिन के थ्रू बाहर भी आता है। जैसे यूरिन के टेस्ट में आपको मिलेगा चीज़, आप कई बार यूरिन टेस्ट करवाइएगा तो यूरिन टेस्ट में देखिए लिखा रहेगा एल्ब्यूमिन्स,
तो जो एल्ब्यूमिन्स है वो एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। अब एल्ब्यूमिन्स अगर एक्सेस हो रहा है यूरिन में तो, या ट्रेसेस अमाउंट में भी है तो ट्रेस में भी मतलब इनिशियल स्टेज में, और ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो बहुत डेंजर है। तो आपको तुरंत मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और वहाँ पर इसमें डॉक्टर से एडवाइस देना चाहिए। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स ये यूरिन में आ जाता है तो ये किडनीज के लिए डेंजरस होता है, वहाँ पर ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि एल्ब्यूमिन्स एक तरह का वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में हम लोग का एक एल्ब्यूमिन कॉमन एग्जांपल है, एक उस तरीके से इंसुलिन है, ये सब वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है। और ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा। और इसी को फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर के टर्म में एक बार और देखेंगे। पहले इतना को नोट कर लीजिए, थोड़ा जगह चाहिए तब सीखते हैं। इस प्रोटीन्स में, दो प्रोटीन में जो एग्जांपल है, इसको करने के बाद एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए स्ट्रक्चर। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से आगे बढ़े तो उसको स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे दिखा दें, ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री प्रोटीन। और ये जो 1 डिग्री प्रोटीन होगा इसको प्राइमरी प्रोटीन्स भी कह सकते हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं प्रोटीन का। ऐसा भी होता है कि ये राउंड हो जाता है, ये जो बड़ा सा चेन बनता है ये राउंड हो जाता है। राउंड क्यों होता है? एक कंपाउंड का, एक का CO ग्रुप, दूसरे का NH का H ग्रुप, तो O और H के बीच में एक तरह का बॉन्डिंग रहता है, तो दोनों से बेंड हो जाता है, तो सर कॉइल जैसा स्ट्रक्चर घूम जाता है। तो ये पूरा एक बड़ा चेन होता है, उसमें घूमते जाता है, घूमते जाता है, तो ये इस तरह से बन जाता है कुछ ऐसा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर। तो ये कहते हैं हम लोग 2 डिग्री। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में बहुत कॉमन है ये हेलिक्स वाला। एक होता है अल्फा हेलिक्स, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स टाइप, और इसके अलावा एक और बनता है इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड टाइप। अल्फा हेलिक्स तो यही होता है, और बीटा प्लेटेड कैसे होता है? एक इस तरह का चेन है, मॉलिक्यूल अपने आप को इससे एडजस्ट करते आता है, और एक दूसरा है ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए CO ग्रुप का O है, यहाँ पे मान लीजिए NH ग्रुप का H है, इन दोनों के बीच एक टेम्पररी बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से। तो ये जिस तरीके से बॉन्ड बनता है फिर और रहता है, और रहता है इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड बन जाता है एक तरह का, इससे एक कर्टेन जो होता है, पर्दा जो लगता है, इस तरीके से होता है प्लीटेड टाइप का, इसीलिए इसको हम लोग बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। तो इसका नाम बीटा प्लीटेड शीट है। और अगर इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, हेलिक्स टाइप का घुमा घुमा हुआ, तो इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये 2 डिग्री और 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का। फाइब्रस प्रोटीन में जो भी डिग्री का प्रोटीन है उसमें जो स्ट्रक्चर वो पैरेलल रन करता है, पैरेलल। अगर मान लीजिए यही चेन पैरेलल है ना एक दूसरे से, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा फाइब्रस प्रोटीन में। उसी तरीके से ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री का प्रोटीन अगर मान लीजिए रन कर रहा है पैरेलल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से, तो 1 डिग्री का प्रोटीन पर अगर पैरेलल रन कर रहा है तो ये हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन, पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉइल भी अगर इस तरीके से पैरेलल है, एक के बाद एक, ये इस तरीके से है, एक तरीके से है, फिर एक तरीके से ऐसे, तो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर भी अगर पैरेलल रन कर रहा है तो भी हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन। और 2 डिग्री के अलावा एक आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसा होता है? यही कॉइल से राउंड हो जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। अगर मुड़ करके वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ये तो इतना ही दिखा रहे हैं, ऐसे घूम के फिर अगर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो अगर ये पैरेलल टाइप से रहा, ये स्ट्रक्चर अगर पैरेलल टाइप से रहा, एक यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो वो हो जाएगा फाइब्रस प्रोटीन में। और अगर यही स्ट्रक्चर घूमते 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 एक बड़ा सा 3D शेप दे दिया, तो उस 3D शेप वाला प्रोटीन हो जाएगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एक ही तरह का अमीनो एसिड में इस तरह का अगर चीज होता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, फाइब्रस प्रोटीन भी बनने का, ग्लोबुलर प्रोटीन बनने का। मतलब 3 डिग्री स्ट्रक्चर जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो दोनों बन सकता है, फाइब्रस टाइप भी और ग्लोबुलर टाइप भी। 2 डिग्री 1 डिग्री से ही मेन 3 डिग्री हो रहा है। और जो लास्ट है क्वार्टरली टाइप स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। 4 डिग्री स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह का अमीनो एसिड आकर के मिल जाता है, और अगर अलग अलग तरह का अमीनो एसिड मिल करके वो भी एक तरह का शेप दे रहा है, तो भी एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन ही होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन 3D शेप टाइप का बनता है, स्फेरिकल शेप, इस तरह का शेप बनेगा। और फाइब्रस प्रोटीन में कोई चेन अगर रन कर रहा है पैरेलल, तो वो फाइब्रस प्रोटीन बनता है।
और फाइब्रस प्रोटीन जो रन करता है पैरेलल, तो पैरेलल के बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, यही बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी 5 स्ट्रेट चेन में जब इस तरह रन करता है तो एक बॉन्ड बनेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो 4 डिग्री है, 4 डिग्री कैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए एक ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दूसरा ऐसे, तो ऐसा ऐसा बहुत सा प्रोटीन हो सकता है, एक ही प्रोटीन हो या अलग अलग यूनिट हो, सब मिल करके एक बड़ा सा 3D शेप देता है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है 4 डिग्री प्रोटीन्स। तो 4 डिग्री प्रोटीन्स का नाम होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बस इसको हम आपको समझा दे रहे हैं, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर लॉस कर देता है तो उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस करने का मतलब जो इनिशियल स्टेज में है उसका अपना कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसका अपना कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अगर वो लॉस कर दे, चेंज हो जाए उसका प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे वो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो गया, नेचुरल नहीं रहा, वो डीनेचुरेट हो चुका है, तो उसको कहा जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये किस में देखने को मिलता है? अब जैसे एग है, मुर्गी का एग है या बत्तख का अंडा है, तो एग में जो प्रोटीन्स होता है नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन है, अगर उसको बॉयल कर दिए तो उसका अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसको प्रॉब्लम आया तो चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। तो वो जो बॉयलिंग ऑफ एग होता है, तो एग का जो वाइट स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कहेंगे डीनेचुरेशन आ चुका है, क्योंकि अब नेचुरल टाइप से नहीं रहा, उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, उसका अपना फिजिकल जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी आ गया उसमें, उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। और ये किस कारण से हुआ? हीट करने के कारण से, टेम्परेचर चेंज के कारण से। तो टेम्परेचर चेंज के कारण से बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन्स का लॉस हो सकता है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2 कारण से हो सकता है। एक कारण हो सकता है उसमें टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज से हो सकता है, और एक हो सकता है पीएच चेंज, पीएच चेंज, तो पीएच चेंज से भी हो सकता है। अब जैसे पीएच चेंज का एग्जांपल में किसके आप रख सकते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का, दूध का दही में कन्वर्ट होना, थोड़ा सा उसमें अगर जामुन टाइप चीज़ मिला दें तो दूध जो है दही में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब दही में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है वो, तो आप सोचिए उसमें उसका क्या चीज़ हो रहा है, खट्टापन आ रहा है, खट्टापन आ रहा है तो उसका पीएच चेंज कर रहा है। तो दूध का जो अपना प्रोटीन है, उस प्रोटीन का जो अपना नेचुरल टेंडेंसी था, जो नेचुरल उसका एक्टिविटी था, नेचुरल सिग्निफिकेंस था, वो अब खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब होता है वो नेचुरल नहीं रहा, डीनेचुरेट होते जा रहा है, वो दूसरा चीज़ बनते जा रहा है। दही, दही का अपना फायदा, दही का अपना कुछ स्पेशलिटी, तो दही अलग चीज़ हो गया। तो जो मिल्क में प्रोटीन था उस प्रोटीन का डीनेचुरेशन होते चला गया, और किस कारण से हुआ? तो पीएच चेंज कर रहा था, तो पीएच चेंज के कारण और टेम्परेचर चेंज के कारण प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो सकता है। डीनेचुरेशन का एक और मतलब होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इस यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच एक तरह का बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड के ही कारण घूम जाता है, ऐसे जो घूमता है बॉन्ड होता है, यहाँ यहाँ बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड के कारण जो घूमता है ये बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने से जो अल्फा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। खुलने से प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। अगर हम बीटा प्लेट टाइप में बोले तो उसमें भी ये चीज़ होता है, टर्सरी में बोले इसमें भी चीज़ होता है, क्वार्टर में बोले उसमें भी चीज़ होता है, लेकिन 1 डिग्री में चीज़ नहीं हो सकता है। 1 डिग्री तो पहले से खुला ही है, 1 डिग्री टाइप का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं, 1 डिग्री हम समझते हैं। तो ये जो डीनेचुरेशन है उसका ये मतलब होता है। तो प्रोटीन्स हम लोगों का ऑलमोस्ट पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ। प्रोटीन्स में इतना ही हम लोग को पढ़ना था, बस अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, प्रोटीन से हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी में और भी देख सकते हो, प्रोटीन्स का और भी एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन के अलावा हम लोग जो ल्यूसिन देखें, एलानिन देखें, उसमें आइसोल्यूसिन हो सकता है, ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। तो 15 से 20 एग्जाम्पल वहाँ पर है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वहाँ पर लिख दिए थे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।